तो पहला क्वेश्चन है, डील करते हैं इसको। ये पाथफाइंडर क्वेश्चन है एलएलएम का, और एक इजी क्वेश्चन बोला जा सकता है, बट इसमें आई थिंक एक अजम्पशन है जो कि मे भी हो सकता है कि पहली बार करने में तुमने छोड़ दिया हो या फिर नज़रअंदाज कर दिया, और बाद में इट कैन बाइट यू, है ना, और प्रॉब्लम दे सकता है। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो दो पेग हैं, और दो पेग हैं सेम हाइट पे हैं, और ये दिया हुआ है कि ए बी की लेंथ जो है, रोप बिटवीन की लेंथ है 8 मीटर, तो ये 8 मीटर ये है, और 5 मीटर का हैंगिंग है, ये दिया हुआ। तो किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी सिस्टम को जब भी हम एनएलएम में डील करेंगे, तो उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स भी हो सकता है, बट अगर एनएलएम है तो ज़्यादातर करके हम कॉन्टैक्ट फोर्स पे डील करेंगे। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पर इस सरफेस पे है, इस सरफेस पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे और इस सरफेस पे होगा। और अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन लेस स्पेक दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये यूज़फुल भी होगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन का एक पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है। तो पहले तो एन ए और एन बी हमने दिखा दिया। अब मूव ऑन करते हैं। तो जनरली कोई भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। पहली तो जो क्वेश्चन में ही स्टैंडर्ड दी दी होगी, और मतलब वन और टू से इसका मतलब ये नहीं है कि एक इक्वेशन और दो इक्वेशन आएगी। ये वन और टू का मतलब ये है कि इस वन का यूज़ करके तुम्हें कुछ दो तीन इक्वेशन मिलेगी, और इस टू का यूज़ करके एक आध इक्वेशन मिल जाएगी, और फिर उन दोनों को यूज़ करके सॉल्व करोगे। तो ये वन जो है वो तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन में होगी, जो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट लगा दोगे, और टू जो है वो थोड़े से टफ क्वेश्चन में होगी, जो कि इम्प्लिसिट होता है कि ज्योमेट्री का यूज़ करना, और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई क्वेश्चन 10 मिनट में कर रहे हो, ज्योमेट्री का यूज़ करके तुम हो सकता है कि उसको जल्दी से 5 मिनट में कर लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन में है, ए बी की लेंथ 8 मीटर है, बी सी की लेंथ 5 मीटर है, और ए बी और बी सी इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी ये पोर्शन हो गया, बी सी ये पोर्शन हो गया। तो ज्योमेट्री का क्या यूज़ आया, तो पहले तो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम का इक्वेशन तुम लिख दोगे कि वर्टिकल फोर्सेस पूरे एम जी के बराबर है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो तुम लिख दोगे। बट ज्योमेट्री का यूज़ यहाँ पर आएगा कि अभी पहले ये दो कंडीशन देख लेते हैं। जो मैंने बोला कि जो वर्टिकल फोर्सेस है, एन ए कॉस थीटा वन मतलब ये वाला, और एन बी कॉस थीटा टू मतलब ये वाला, ये जो है बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन बी, पैग पैग बी का, और नॉर्मल रिएक्शन पैग ए का, वो एन ए और एन बी है, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा इस पूरे मास वाले रोप को। तो उसका मास है 13 mg। एम मैंने मान लिया मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और वर्टिकल भी हमें बैलेंस करना है। अब यहाँ तो वो तो तुम्हें दिख ही गया होगा कि एन ए साइन थीटा और एन बी साइन थीटा सेम है, ठीक है, बहुत ऑब्वियस है। अब यहाँ पर समथिंग इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, राइट। वो क्या है कि जो पॉइंट पी है, उस पर अगर तुम काटोगे, या फिर तुम मान लो कि कोई हाइपोथेटिकल मशीन बना देता है कि जो रस्सी है उसका टेंशन निकाले, तो तुम ये देखोगे कि जो यहाँ पर डी पॉइंट है, तो जो ए डी पार्ट वाला रोप है, उस पर जो टेंशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये टेंशन हमेशा अलोंग द रोप होता है, ये पता होना चाहिए। वो टेंशन लगाएगा पार्ट डी बी सी। तो चूंकि टेंशन का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या देगा कि जो ये एन ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, उसका बैलेंस करने के लिए जो डाउनवर्ड फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसका वेट है। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन का जो ये वाला कंपोनेंट है, ऊपर वाला कंपोनेंट, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी के ए डी के वेट को बैलेंस करेगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, वो नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट से बैलेंस होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजफुल रह सकता है। अब हम डी बी सी जो पार्ट है उसके लिए देखते हैं। तो डी बी सी पार्ट के लिए भी जो नॉर्मल रिएक्शन, जो टेंशन होगा, जो ए डी पार्ट खींचेगा, वो एकदम ही हॉरिजॉन्टल होगा, कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिकली मिनिमा होगा ना, समझ रहे हो, और ये सिमेट्री है, चूंकि सिमेट्री है तो मिड पॉइंट पे भी होगा। तो जो एन बी का कॉस थीटा टू है वो 9 mg है। 9 mg कैसे, तो ये पूरा 13 का था, और ये 8 का था जैसे बताया,
तो ये 4 का होगा क्योंकि सिमेट्रिक है, तो जो कर्व है वो भी सिमेट्रिक होगा, तो ये 4 मीटर है, तो ये पूरा हो गया 9 मीटर। तो यहाँ से बड़े आसानी से हमने ये लिख दिया, और ये एक इक्वेशन दूसरी लिख दी कि एन बी का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट से बैलेंस होगा, है ना। देखो ए डी जो है वो इस साइड खींच रहा है, इस रोप को ए डी इस साइड खींच रहा है, और एन बी का साइन कंपोनेंट इस साइड खींच रहा है, और दोनों, और चूंकि रोप तो हिल नहीं रही तो दोनों सेम होने चाहिए, तो ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और ये दोनों इक्वेशन आ गई, तो इससे तो काम नहीं चलेगा, और इसके अलावा तुम कोई और इक्वेशन लिख नहीं सकते हो। बोल सकते हो तुम कि यार चलो यहाँ पर टेंशन ले लो और यहाँ पर टेंशन ले लो, जो कि अगर तो तुमने कहीं सोल्यूशन देखा होगा स्टैंडर्ड, तो बिना कुछ बताए ही वो लोग कर देते होंगे शायद। तो यहाँ पर टेंशन टी मान लेते होंगे, यहाँ टेंशन टी मान लेते होंगे वो लोग, और ये जो बोल देते होंगे ये जो टेंशन है इस टेंशन के बराबर है, तो वहाँ से आंसर निकल जाता होगा। बट ये गलत है, ठीक है, ये कंसेप्ट ही गलत है जो यहाँ पर लोग लगा रहे हैं कि ये जो टेंशन T1 मान लिया और ये जो टेंशन T2 मान लिया, T1 इज नॉट इक्वल टू T2 अनटिल अनलेस गिवन। क्या गिवन होना चाहिए उसके लिए, वो भी हम डील करेंगे, बट ये तुम अज्यूम नहीं कर सकते हो टेंशन सेम होगा। रस्सी में टेंशन सेम तब होता है जब मासलेस होती है, ये मासलेस रस्सी नहीं है, ठीक है। तो फ्रिक्शन वाला पार्ट भी हम बाद में डील करेंगे, मतलब बेसिकली फ्रिक्शन, उसमें जो मैंने पहले बताया था फ्रिक्शन लेस दिया हुआ है, उसका पॉइंट यही है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट पॉइंट ये है कि टेंशन को सेम करवाना है हमको, जैसे कि क्वेश्चन आसानी से ये है, बट टेंशन अभी भी सेम नहीं होगा, सिर्फ फ्रिक्शनलेस बोल देने से सेम नहीं होगा। बट खैर वो तो बात की बात है, पहले हम ये देखते हैं कि जस्ट अगर सॉल्व करना ही है, ठीक है, ये गलत है, ये पूरा का पूरा गलत है, बट जस्ट सॉल्व करना ही है तो कैसे कर सकते, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ऐसे ही करा था आंसर बस मैच करवाने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये नहीं होता है, बट आंसर मेरा आ नहीं रहा था, तो मैंने ऐसा देखा, ठीक है। तो जस्ट फॉर फन इसको देखना, ठीक है। तो एन ए का साइन थीटा 1, एन बी का साइन थीटा 2, ये तो हमने पहले जो इक्वेशन निकाली वहाँ से निकाला, ठीक है, और ये यहाँ से आया और ये पिछले वाली साइड से आया। अब थीटा 1 निकालना है, ठीक है, तो वो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं निकलेगा भाई, 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, तो निकल ही नहीं सकता। बट फिर भी एन ए बाई एन बी, यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर लो तो 4/9 आया, ठीक है। अब साइन थीटा बाई साइन, जैसे ये एन ए बाई एन बी यहाँ से कितना आएगा, साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, ये दोनों आ गया 4/9, ठीक है। तो अब इसको तुम क्या बोल सकते हो कि टैन, इसको बोल सकते हो टैन थीटा 2 अपॉन टैन थीटा 1 इज इक्वल्स टू 4/9। तो ऑब्वियसली अब तुम 4/9 को क्या लिख सकते हो, 4/9 को ये लिख सकते हो कि 3/4 इंटू 1/3, ये लिख सकते हो, मतलब जस्ट फॉर जस्ट टू गेट आंसर, ये मैंने करा था, ठीक है। अब क्योंकि हो सकता है कि तुमने से भी ये किसी ने गलत कर दिया हो जस्ट आंसर मिलाने के लिए, राइट। जब मैं पढ़ता था तब भी मैं ऐसे गलती करता था, बिल्कुल मत करना। तो यहाँ से तुम कोई चालाकी से बोल सकते हैं कि यार टैन थीटा 1 तो 3/4 लग रहा है, और टैन थीटा 2 जो है वो 1/3 है, तो आंसर तो 37 आ गया, यस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बट नहीं, राइट, तुमने अगर ऐसा करा जस्ट आंसर मिला के निकाल दिया, और तो फिर तुम कुछ गलत भी कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी कुछ गलत भी कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या मिसिंग है कि ये जो पेग है, पेग बी, ये बेसिकली पेग बी है, ठीक है, और उसको मैंने बहुत इन्हांस कर दिया। तो जो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बी है वो कुछ ऐसा होगा, और जो ये T2 है और T1 है ये अलग अलग होगा। अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस बेसिकली जो अलग क्यों होगा, तो देखो ये जो लाल लाल कलर का जिस पे मैं अभी येलो से मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, उस पर जो फोर्स लगेगा वो एन बी है। अब वो फोर्स इसके परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। अगर इस सरफेस के जो ये येलो वाला शेडेड पोर्शन है इसके परपेंडिकुलर होता एन बी, तो जो ये टेंशन का कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। बट चूंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है इस वाले के, तो इसलिए अलग अलग होगा। अब सेम कब होगा, क्वेश्चन में तुम सेम मान के करना। अगर तो
तुम्हें पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, बट फिर भी देख लो। तो अगर मैं मान लूँ कि पैग बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो टेंशन होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस जो शेडेड पोर्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो हॉरिजॉन्टली कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो टेंशन है वो भी यहाँ पर टेंशन रहेगा एज इट इज़। ठीक है, तब मैं भी ये मान सकता हूँ कि जो टेंशन T1 है वो टेंशन T2 के बराबर रहेगा। और फिर अगर तुम ये मानोगे तो उसके बाद तुम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अ, तुम अगर जो मैंने इक्वेशन दी है उसी में ये वैल्यू प्लग इन कर दो, T1 और T2, और T1 को जो टंगा हुआ मास है उसके इक्वल कर दो, और T2 को उसके टंगे हुए, तो T2 और T1 इक्वल है तो वो भी टंगे हुए मास के इक्वल होगा, और डायरेक्ट इक्वेशन में डाल दो तो बड़े आराम से आ जाएगा। बट देखने वाली बात यह है कि इसमें दिया नहीं हुआ था कि कहीं पैक बहुत छोटा है, अज्यूम कर सकते हैं बट दिया नहीं हुआ था, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना।